हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका दोस्त, आपका गाइड। ठीक है। मैं आज आपके सामने 25 अगस्त 2022 आज का जो डेट है, उस डेट के जो भी पीटी के स्तर पे या मेंस स्तर पे या इंटरव्यू के स्तर पे जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आप उसको नोट करते रहेंगे सिलेबस के अनुसार। जो भी या यूपीएससी जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, अगर यूपीएससी 2023 की बात करें या यूपीपीएससी 2023 या 67वीं या 68वीं जो बीपीएससी हमारे सामने है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। या आप अगर सीडीपीओ का भी जो मेंस होने वाले हैं या एओ के जो मेंस होंगे या पंचायत ऑडिटर के बारे में जो मेंस होंगे, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि जो क्वेश्चन जो है सो उस एग्जाम में आने वाले हैं। कृपया अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और जो भी अगर पुराने साथियों हैं उनसे भी मैं ये विनती करूंगा, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को भी आप लोग भी शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, ताकि हम लोगों का जो लक्ष्य है कि जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे रह रहे हैं, जो प्रोफेशन करना चाह रहे हैं, उनके पास ये हमारी चीज़ें पहुँचे और वहाँ से वो तैयारी करने में कोई लाभ प्रदान हो, ताकि उनको ये ना लगे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहें तो हम दिल्ली पटना जगह बड़े शहरों में नहीं जा सकते तैयारी करने के लिए, तो हमारी तैयारी नहीं हो सकती है। इसका ऐसा बात नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्र में है या दूर दराज में है, उनको तैयारी करने का साधन माध्यम मिले। ठीक है, हम लोग का यही लक्ष्य है। उन लोगों के पास भी ये पहुँचे, तो कि शहर में जो है उनके पास तो साधन हैं ही, जो ग्रामीण क्षेत्र में उनके पास साधन नहीं हो पाती है चीज़। घर से कोई पढ़ने दिया नहीं जाता है, बाहर भेजने के लिए मान लिया किसी का आर्थिक स्थिति सही नहीं है या किसी को घर से अलाउ नहीं है पढ़ने जाने के लिए, उसके लिए भी ये बेहतर साबित हो। ठीक है, तो आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और पॉइंट को नोट करते जाएंगे चीज़ें, ताकि इससे क्या हो कि आपको एग्जाम के टाइम जो है सो आप उसको एक बार रिवाइज करेंगे और सारी इंटरफेस आपको याद आ जाएगी, या पीटी के स्तर पे हो या मेंस के स्तर पे भी चीज़ हो। क्योंकि मेंस के स्तर पे अगर बात करें, क्योंकि आंसर लिखने में आपको कंटेंट की जरूरत पड़ती है। वो कंटेंट आपको क्या कहते हैं, सिलेबस में चीज़ें तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छे अच्छे वर्ड जो अगर आप लिखेंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर राइटिंग में एक नंबर आधा नंबर जो होता है वो बढ़ाने में बहुत सारा काम करेगी वो। और आधा नंबर एक नंबर अगर आप बढ़ाते हैं तो आगे अगले कॉम्पिटिटिव जो आपके कंप्यूटर है उनसे आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मेंस में इसी यही खेल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छे अच्छे शब्द को आंसर में यूज करने के लिए हम यहाँ पे कैसा यूज करें, ताकि जो एग्जामिनर हैं वो जो आधा नंबर एक नंबर दो नंबर जो आधा जो लिख रहे हैं उनसे ज़्यादा मिलेगा आपको। इस बात को भी ध्यान देना है चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। हमारा जो है आज का कि ये जो देखिए, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक के बारे में, मैं अगर बात करूँ इस टॉपिक के बारे में, क्या है, तो ये जो टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक में तो चीज़ें अगर बात करें तो इसमें तो मैं इस टॉपिक की अगर बात करूं कि मुफ्त की रेवड़ियों पर केंद्र सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाता, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया है कि उन्होंने कहा है कि मुफ्त रेवड़ियाँ जो है, मुफ्त रेवड़ियों के मामले को महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा बताते हुए उन्होंने ये भी विचार विमर्श पर जोर दिया है कि केंद्र इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा क्यों नहीं करता है। जब तक राजनीतिक दलों में इसको लेकर आम सहमति अगर नहीं बनती है, मुफ्त की रेवड़ियाँ देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगी और इस पर रोक लगानी चाहिए। तब तक कुछ नहीं हो सकता है, तो जब तक रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब था उनका। उन्हें सवाल भी उठाया है। ठीक है, और सेवानिवृत्त जो सीजीआई हैं उन्होंने के भी नेतृत्व में समिति बनाने का सुझाव दिया गया है। उनके नेतृत्व में बनाने का देखिए, सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ता विकास सिंह ने कहा कि उनका सुझाव है कि समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को करनी चाहिए। सेवानिवृत्त सीजीआई आर एम लोढ़ा को विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, और सेवानिवृत्त सीएजी विनोद राय भी अध्यक्ष नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसको आप देख लेंगे चाहिए। यहाँ पे एक है, विकसित राष्ट्र बनाने की को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी है। अगर हम विकसित राष्ट्र की ओर जा रहे हैं, बनाना चाहते हैं अपने देश को, तो उसके जरिए वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा भी जरूरी होगा वहाँ पे। तो उसके बारे में कहा गया है कि हमारे जो पीएम उन्होंने कहा है कि देश को विकसित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है देश की परिकलन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6 संकल्प का काम कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, ताकि इससे क्या हुआ कि गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ता और उपयुक्त इलाज मिल सके। वह उन्होंने एक बुधवार को जो है चंडीगढ़ में मेडिसिटी में उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था इस बात को। ये जो 6 संकल्प के बारे में पॉइंट नोट करेंगे, ये पॉइंट जो है ये आपके आंसर में नोट करेंगे लिए है। विकसित अगर क्वेश्चन आती है तो उसके बारे में ये अगर पॉइंट होगा स्वास्थ्य के हेल्थ सेक्टर में, आप 5 जो पॉइंट है इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ये 5 संकल्प कौन कौन से हैं? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना। प्रिवेंटिव क्या है, तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना, ताकि
ताकि बीमारी गंभीर रूप लेने से पहले ही पकड़ में आ जाए। छोटे छोटे गाँव में अत्याधुनिक अस्पताल खोलना बहुत ही अच्छा कदम है। इच्छा संकल्प। दूसरा संकल्प है ये। तीसरा संकल्प है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च के लिए संस्थान खोलना। चौथा संकल्प है कि देश भर में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाया जाएगा। मरीजों को सस्ती दवाएं व सस्ते उपकरण उपलब्ध कराना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं से मरीजों की मुश्किलों को कम करना। ये चीज़ें जो है सो 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करने की ज़रूरत है आपको कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है जी। लेकिन अब यहाँ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इसमें भी है कुछ चीज़ें, इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि मोदी ने तो कहा है, हमारे जो पीएम है उन्होंने तो कहा ही है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इसके बारे में। तो सीबीआई ईडी की जो है कि आयकर, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु में छापामारी, ये सब चीज़ें तो देखिए, ये चीज़ें चल रही है चीज़ें। 2 साल के अंदर जो है सो ये है कि सभी शहर में होंगे सफाई मित्र सुरक्षित। इसकी ये भी बहुत जरूरी है कि देश के सभी शहरों की सीवर लाइनों को क्या कहते हैं मैनहॉल स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के दौरान मशीन हॉल में बदल दिया जाएगा। शहरों में झाड़ू लगाने और कूड़ा उठाने का ही नहीं बल्कि सीवर लाइनों में घुसकर सफाई करने का काम भी मशीनों से के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता कार्य में लगे कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रबंध किए जाएंगे। जो मान लीजिए स्वास्थ्य सुरक्षा या जो कर्मचारी है सफाई करता है उसकी भी तो क्या कहते हैं स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए उनको। इनके बारे में है कि जो है कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रबंध किए जाएंगे। वर्ष 2024 तक सभी शहर सफाई मित्र सुरक्षित हो जाएंगे। इसके लिए पहले चरण में ही 500 शहरों ने इस योजना को पूरा करने की घोषणा कर दिया है और इस व्यवस्था में स्थायी स्वच्छता बनाने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छा कदम है ये। आगे चलेंगे, जो हमारा जो टॉपिक है कि आतंकवाद पर रखें एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल। इसमें क्या है हमारा कहना कि हमारे जो रक्षा मंत्रियों ने चीन और पाकिस्तान दोनों का आतंकवाद पर भारत की चिंताओं से अवगत करा। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किए जाने को लेकर चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि एससीओ के सभी देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना चाहिए। और 2 महीने में पाकिस्तान के 2 खूंखार आतंकियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की भारत की पहल सिर्फ चीन के विरोध की वजह से असफल हुई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एससीओ रक्षा मंत्रियों की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तकरीबन 3 हफ्ते बाद इसी जगह पे एससीओ के सभी शीर्ष नेतृत्व की बैठक प्रस्तावित है। और ये बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ये सभी भाग लेने की पूरी संभावनाएं है। एक हमारा अगला है फर्टिलाइजर चोरी करने के लिए, ये भी चोरी होता है। तो फर्टिलाइजर चोरी जो है चोरी रोकने को एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कदम ये भी है कि आगामी रबी सीजन में से देश भर में एक जैसी फर्टिलाइजर मतलब खाद मिलेगा और यह कंपनियों के बजाय भारत ब्रांड नाम से जाना जाएगा। केंद्र ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू कर दी गई है। बहुत ही अच्छा कदम है ये आपको पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। इसके तहत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे ये तीनों। बहुत ही अच्छा कदम है ये। आयुष्मान भारत के तहत ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं। ये भी एक चीज़ें बहुत अच्छा कदम है क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के तहत समग्र स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। यह MOU जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उचित और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन देगा। बहुत ही अच्छा कदम है ये। अगला एक जो हमारे वकील साहब प्रशांत भूषण ने 3 तरह के मुफ्त के वायदे गिनाए हैं। उन्हें कहा है कि वकील हैं, उन्होंने कहा है कि 3 तरह के मुफ्त वादों पर रोक लगानी चाहिए। पहला जो है वो हमारा क्या है, तो जो भेदभाव पूर्ण और मौलिक अधिकार के खिलाफ हो। देखिए जो ये मुफ्त रेबड़ियाँ हैं ये बहुत ही चर्चा में है। इससे रिलेटेड हो सकता है कि हमारे आगामी जो एग्जाम है इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब पॉइंट कुछ पॉइंट ऐसे हैं अब नोट करके रख लेना चाहिए इस टॉपिक पे चाहिए। अगर आए तो वहाँ पे आप कोट करना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है 3 तरह के मुफ्त के जो वादों पर रोक लेनी चाहिए। पहला क्या है, जो भेदभाव पूर्ण और मौलिक अधिकार के खिलाफ होना चाहिए। बहुत अच्छा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है जिनसे पब्लिक पॉलिसी का उल्लंघन होता हो, जैसे कि बैंक से बड़ा कर्ज लेना, उसे जानबूझकर ना लौटाने वालों को के कर्ज माफ़ करना। दूसरा और तीसरा यह है कि जिनकी घोषणा सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनाव से 6 महीने पहले की गई हो। ये तीनों चीज़ जो हैं
बहुत ही अच्छे हैं, ये वादे गिनाए हैं। उसके बाद है कपिल सिब्बल साहब ने भी कहा है राजनीतिक दलों के पास राज्य के बजटीय प्रबंधन के आंकड़े नहीं होते, वे कैसे बता सकते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। उन, इनका उनका सुझाव है इसके लिए राज्य को सीधे उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन या वार्ड विनियम अधिनियम का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और एक वैधानिक वित्त आयोग गठन किया जाना चाहिए। देखिए ये भी इन्होंने अपना एक सुझाव दिया है। देखिए ये तो हम जान ही रहे हैं, मधेपुरा में जो हमारा रेल इंजन बन रहा है वो बहुत ही क्या कहते हैं आत्मनिर्भरता को दोगुनी गति दी मिल रहा है उससे, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में। इस बात को तो आप जान रहे हैं, जिससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं बीपीएससी में आ रहा है। चलिए यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा आ गया है जो 370 को के खत्म होने के साथ यूँ बदल गए मतदाता पंजीकरण के भी नियम, वो कुछ नियम बदल चेंज किया गया है। इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो किन किन लोगों को माना जाएगा सामान्य निवासी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि किन किन लोगों के बारे में किया जा रहा है, ये भी जानकारी का है चाहिए। ठीक, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी ही तय करेगा कि वह कौन इस क्षेत्र में सामान्य निवासी है। वह नागरिक जो देश के किसी राज्य के मूल निवासी हों लेकिन रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उन्हें यहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र में बतौर मतदाता पंजीकृत किया जा सकता है। हाँ, ये स्पष्ट है कि कोई भी नागरिक 2 निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। आगे है जम्मू कश्मीर में किन्हें माना जाता है अस्थायी निवासी, इसको भी जान लीजिए कि 370 के चलते जो अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर में रह रहे अन्य राज्यों के नागरिक जो है लोकसभा चुनाव में ही मतदान कर सकते थे। ऐसे मतदाताओं को एनपीआर मतलब अस्थायी निवासी कहा जाता है। गुलाम जम्मू कश्मीर में विस्थापित विधानसभा और संसदीय चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 1947 में से रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी सिर्फ संसदीय चुनाव में वोट डाल सकते थे। उन्हें एनपीआर के तौर पर खुद को पंजीकृत कराना होता था। अब देखिए क्या है उसके बाद 370 के हटाने के बाद की क्या बदलाव आया है। तो 370 के बाद अब यहाँ भी अन्य राज्यों की तरह विधानसभा और लोकसभा के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। इससे पहले ये दोनों के लिए अलग अलग मतदाता सूचियाँ बनती थी। अब समझ रहे हैं चीज़ों को कि 370 जब से मतलब हटाने से पहले यहाँ जो है मतदाता सूची अलग अलग 2 तरह की होती थी। अब जो है क्या होगा 370 जब जो हट गई है तो यहाँ से अब क्या कहते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची से वोट दिया जा सकेगा। अगला है जम्मू कश्मीर मतदाता सूचियों की मौजूदा स्थिति क्या है। तो जम्मू कश्मीर मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण, समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया जारी है। 1 अक्टूबर 2022 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक बतौर मतदाता पंजीकरण करा सकता है और मसौदा मतदाता सूचियों का प्रकाशन 15 सितंबर तक होगा। और मतदाता सूची को लेकर किसी भी तरह की आपत्तियां और दावों को 25 अक्टूबर तक दायर किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 नवंबर को होगा। अब ये सब चीज़ तो देख लेंगे और इसका चुनाव वगैरह जो होगा वो वहाँ चुनाव भी होगा, इसके बारे में यह चीज़ें। चलिए तो यहाँ पे एक है संभव है विकसित भारत के लक्ष्य को पाना, जिसके बारे में मैंने बहुत सारा चीज़ें टॉपिक डिस्कस कर दिया है। इसको भी आप पढ़ लेंगे चीज़ों को कि कहा जा रहा है कि भारत को विकसित देश बनने के लिए लगातार करीब 7 से 8% से क्या कहते हैं 8% के दर से बढ़ना होगा, जो मुश्किल नहीं है। इसमें भी ये चीज़ उसके बारे में चर्चा किया गया है, तो उसको आप पढ़ लेंगे चीज़ें। यहाँ पे एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है मातृत्व अवकाश का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो इसके बारे में समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में मातृत्व अवकाश को लेकर फैसला सुनाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कामकाजी जो महिला है उनको मातृत्व अवकाश के लिए अधिकार संबंधित करना नियम 43 के प्रावधान का उल्लंघन है। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 43 में ये प्रावधान है कि 2 से कम जीवित बच्चों वाली एक महिला कर्मचारी को प्रसव की अनुमति तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वर्तमान में महिलाएं जो है कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कभी कभी नवजात शिशु के साथ अन्याय भी हो जाता है। कामकाजी महिलाओं को बच्चों की परवरिश में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए मोदी सरकार ने 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था। माँ बनना हर महिला के लिए एक सुखद एहसास होता है। हर कामकाजी महिला अपने काम के साथ बच्चों को भी पूरा वक्त देना चाहती है। ऐसे मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य नवजात शिशु की महिला देखभाल महिलाओं को कार्यस्थल पर आने और वहां बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। मातृत्व अवकाश के दौरान मां और बच्चे की अच्छे से देखभाल करने में सक्षम होती है और इस दौरान मिल रहे वेतन से वह अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा कर पाती है। लेकिन कई प्रावधानों के बावजूद महिलाएं बच्चे के जन्म पर अपना कार्यस्थल छोड़ने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि गर्भधारण एवं माँ बनने के बाद महिलाओं को निजी कंपनियों में आवश्यकता अनुसार छुट्टियाँ और अनुसुविधाएँ भी नहीं मिल पाती है। इसके बारे में भी है। आगे है कि मातृत्व अवकाश के महत्व को समझना होगा। इन विशेष दिनों में एक माँ अपने शिशु की ही नहीं बल्कि देश के भविष्य की भी अच्छे से देखभाल करती है। वह उसे बहुत
मतलब भरपूर प्यार भी देती है, ताकि वह बच्चा बड़ा होकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझ सके और उसकी तरक्की में अपना योगदान दे सके। एक देश एक परीक्षा, ये जो हमारा अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, जो यूजीसी ने करवाया है, एनटीए ने, आपका सीयूटी, जेई, नेट जो एग्ज़ाम होते हैं, इस सब के बारे में कहा जा रहा है कि एक देश एक परीक्षा हो, कि प्रस्तावित उच्च संस्थानों में एक राष्ट्र एक परीक्षा प्रस्ताव को समर्थन करते हुए जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने के महानिदेशक ने कहा है कि अगले वर्ष से सीयूईटी, जेई और नीट के जो विलय के प्रचार को क्रियान्वित करने के लिए गहन योजना की आवश्यकता है। मतलब तीनों परीक्षा जो है एक देश एक परीक्षा होनी चाहिए, ताकि क्या होता है कि उसमें लेट नहीं होगा, या मान लीजिए कभी क्वेश्चन लीक का मामला आ गया, ये सब चीज़ें। इस प्रकार एम्स समेत विभिन्न चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में यूजी कोर्सेज जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस में नामांकन के लिए एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षा का नीट का आयोजन किया जाता है। अब यूजीसी मेडिकल के नीट और इंजीनियरिंग की जेई मेन परीक्षा को वर्तमान सीयूटी में विलय करने की संभावना तलाश की जा रही है। योजना के अनुसार अगर बात करें तो पहली परीक्षा बोर्ड परीक्षा के तुरंत बाद और दूसरी परीक्षा दिसंबर में ली जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार 4 विषयों जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए छात्रों को अलग अलग परीक्षा नहीं देना नहीं पड़ेगा। वो एक ही परीक्षा देकर विभिन्न विधाओं में नामांकन करा सकेंगे और परीक्षा का स्कोर उनकी स्ट्रीम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये बहुत अच्छा चीज़ें हैं, बार बार देना नहीं पड़ेगा एग्जाम उनको। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए इस साल से आयोजित सीयूटी के प्रबंधन और तकनीकी समस्याओं की वजह से बार बार स्थगित होने के कारण छात्रों और अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त हुआ है, जो बार बार कैंसिल हुआ है इसकी वजह से। और इसका असर विश्वविद्यालयों के अकादमिक सत्र पर ही पड़ता है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूटी लाने में जल्दबाजी दिखाई गई। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए जिनकी जितनी तैयारी की आवश्यकता थी वैसी तैयारी नहीं की जा सकी। विश्वसनीयता की अगर बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन जो है प्रश्न पत्र लीक होने और परिणाम घोषित होने में देरी को रोकने के लिए कि परीक्षा के साथ साथ विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन अब एनटीए की क्षमता और प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहा है, इसमें इसको पढ़ेंगे चीज़ें, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। अगला है कि शिक्षा के साथ खेलों को ही मिले प्रोत्साहन। मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यह कहावत अब देशों में भूली बिसरी बात होती जा रही है। एक पहले कहावत होता था ये, इसके बारे में कहा जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई करने के साथ ही खेल अकादमियों में भी एक बड़ी संख्या में छात्र नजर आते हैं। भारत में एक मिथक यह भी टूट रहा है कि खेल से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता, कि लोग कहते हैं कि खेल से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसके बारे में कहा रहा है लेकिन अब बाजार को भी स्पोर्ट्स आइकन के तौर पर केवल रोहित शर्मा, धोनी या कोहली नहीं देखते, बल्कि नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू भी दिख रहे हैं। मतलब समाज बदल गया, चीज़ें बदल गई पहले से। समय की मांग है कि देश के हर जिले में कम से कम 5 खेल स्कूल स्थापित किए जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि लोग पढ़ाई से जिसको खेल में रुचि होगा, इंटरेस्ट होगा, उस खेल में भी जा सकता है, आगे अपना भविष्य तलाश सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि समय की मांग है कि देश में हर जिले में कम से कम 5 स्कूल स्थापित किए जाएँ, वहाँ खेल ही प्रमुख पढ़ाई हो। वहाँ पर खेल के ट्रेनिंग दिया जाए, खेल के बारे में बच्चों को बता दिया जाए। मतलब कम एज से ही मतलब उसको अपना हुनर देखने जाए, जिसको जो मतलब खेल में इंटरेस्ट हो, मतलब 5 साल 6 साल से उसमें अपना दिखाएगा चीज़ें जलवा। तो वहाँ क्या है, कम से कम 5 खेल स्कूल स्थापित किया जाए, वहाँ खेल की प्रमुख पढ़ाई हो और शेष पढ़ाई का ज़्यादा बोझ ना हो। इनमें ऐसे अत्याधुनिक खेल परिसरों का निर्माण किया जा सके जहाँ खिलाड़ियों को हर सुविधा उपलब्ध हो। अगर हम 10 से 11 साल के बच्चों को लेकर इस तरह की तैयारी करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा जो खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें प्रतिमा भत्ता या पारिश्रमिक भी मिले। मतलब जो उसमें जुड़ना चाहते हैं उनको जैसे प्रतिमा भत्ता पैसा मिलना चाहिए, और पारिश्रमिक मिले तो युवा और उनके परिवार वाले को खेल को भी करियर की तरह दिखेंगे, जिससे देश में खेल संस्कृति विकसित होगी। आज क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी जैसे खेलों में लीग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि जब सभी खेल संघों में भी सफाई अभियान चलाकर संगठनों का बेहतर प्रबंधन और अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करने का जिम्मा पेशेवर और सक्षम वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाए। जो सक्षम है, जो वरिष्ठ जो खिलाड़ी रहे हैं, उनको इसका जिम्मा दिया जाए, वो इनकी चीज़ को संभालें। तो इससे क्या होगा कि ताकि खेल इंडिया कार्यक्रम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जन आंदोलन का रूप धारण कर सके और भारत जो है खेलों में भी एक महाशक्ति के रूप में उभर सके। बहुत ही अच्छा कदम है ये। ये जो है हमारा रूस से रुपये में व्यापार को मिलेगा प्रोत्साहन, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई दे रहा है। इसको आप अगर हो सके तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 3 आर्टिकल हमारा, ये तीनों ऐसे ही है कि महंगाई को 4% पर लाने के लिए एमपीसी प्रतिबद्ध, ये भी है। और ये भी है कि अमेरिका चीन के बीच तनाव का भारत को मिल सकता है लाभ। इससे जिसको अगर आपको पढ़ने में सुविधा हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने टिक कर दिया है। यह कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है कि राफेल को चुनौती देने को तैयार है सुपर हॉर्नेट। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये क्या है, तो भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए लड़ाकू विमान खरीदने को तैयारी कर रही है। इसके लिए ही फ्रांस के दासो एविएशन के राफेल मरीन और अमेरिका की बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है। इसके लिए ही फ्रांस के दासो एविएशन के राफेल मरीन और अमेरिका की बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है, ठीक है। 18 सुपर हॉर्नेट के बीच
यहाँ पे है कि बोइंग मेक इन इंडिया पहल को ही मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय नौसेना में 4 साल पहले 57 मल्टी लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सुपर हॉर्नेट और ये राफेल दोनों का अंतर क्या है। तो ये गति जो है 1.8 माइक यानी 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। ये गति माइक 2 यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। ये रेंज इसका 3300 किलोमीटर, इसका रेंज 3700 किलोमीटर है। उड़ान की अधिकतम ऊंचाई जो है 50,000 फीट है, इसकी उड़ान की अधिकतम ऊंचाई 55,000 फीट है। वो 228 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है। ये 304.8 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति से ऊपर जाता है। इसकी लंबाई 60 फीट और वजन 14,552 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 50.1 फीट और वजन 13,300 किलोग्राम है। इसकी वजन कम है। हथियार के मामले में रेटिंग 10 में से 7.9 और टेक्नोलॉजी में 8.9 है। ये हथियार के मामले में 10 में से 8.6 और टेक्नोलॉजी में 8.9 है। ये दोनों उसका क्या कहते हैं, दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि बाइडेन प्रशासन में प्रमुख पदों पर 130 से अधिक भारतवंशी ही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हैं ये विनय रेड्डी, डॉक्टर आशीष झा, सोनिया अग्रवाल, चिराग बैंस, किरण आहूजा, नीरा टंडन, ये सब भारतीय ही हैं। और ये राहुल गुप्ता, ये सब हमारे भारतीय वंशी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। इस बात को देख लेंगे चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन में कहा जा रहा है कि अब तक 130 से अधिक भारतवंशियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है। वो ये भारतीय समुदाय का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व है, जो अमेरिकी आबादी का लगभग 1% है। और ये देखिए, इसके बारे में बात करेंगे कि ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी का नेता बनने के चल रहे मुकाबले के अंतिम दौरान भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक जो है प्रतिद्वंदी विदेश मंत्री लिज ट्रस को पीछे छोड़ने के लिए खास मुद्दों को उठा रहे हैं। ठीक है, ये जो अगर ये पूछा जाएगा किस पार्टी के हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के भी हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, आपको याद होगा एओ में, जो क्या कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के जो थे बोरिस जॉनसन, वो किस पार्टी के थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछा, अगर इनकी जीत होती है तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे फिलहाल आगे एग्जामों के लिए, तो इसके बाद को ध्यान देते रहना होगा। ठीक है, नए सुझाव, ये देखिए यहाँ पे भी चीज़ है, नए सुझाव के साथ कम बजट में बन सकती है प्रभावी विज्ञान फिल्में। तो कहा जा रहा है कि अगर मान लिया जाए, विशेषज्ञ ने ये सुझाव दिया है कि कम बजट में प्रभावी विज्ञान फिल्मों के निर्माण की संभावना पर जोर दिया है। ये सब चीज़ें देख लेंगे चाहिए को। चलिए ये भी है, ये तो हमारा यहाँ तक चाहिए क्लियर हो गया। चाहिए आज तक का जो टॉपिक था मैंने उसको डिस्कस कर दिया। कुछ जो छूट गया होगा आप उसको देख लेंगे चीज़ें को फिलहाल। और कृपया मैं ये चाहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो पुराने साथी हैं, जो उन्होंने पुराने लेवल से हम लोग को जो चैनल कहते हैं चैनल पर हैं और डेली नोट करते हैं पॉइंट नोट, तो उसके लिए भी कहूँगा कि आप लोग भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेहतर लाभ हासिल हो। ठीक है, चलिए तुम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।